महाराष्ट्र में एनडीए के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर मंथन के बाद क्या निष्कर्ष निकाला है। वहीं दूसरे मुद्दे में दिखाएंगे असम में बेकाबू हुई बाढ़ के हालात का पूरा विश्लेषण। इसके बाद तीसरे मुद्दे में बताएंगे कैसे जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के जवानों ने 8 आतंकियों का सफाया कर दिया। वहीं आखिर में चलते चलते आपको दिखाएंगे श्रीलंका में होने जा रहे महिला एशिया कप क्रिकेट के लिए भारतीय टीम में किन खिलाड़ियों को मौका मिला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। महाराष्ट्र में हाल के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन के बाद पहली बार महायुति के नेता एक मंच पर मौजूद थे। मुंबई में महायुति की संयुक्त रैली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार एक साथ मौजूद रहे। रैली में तीनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के निराशाजनक प्रदर्शन पर अपनी अपनी बात सामने रखी। तीनों नेताओं ने इस बात को तो स्वीकार किया कि महाराष्ट्र में हम सब विपक्ष के भ्रम को ठीक तरह से काउंटर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जनता के बीच विपक्ष का भ्रम कहीं न कहीं मुद्दा बन गया। देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो वहीं राज्य की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल जैसे आसार लग रहे हैं। विधानसभा चुनाव के माहौल और लगातार बढ़ रही सियासी हलचल के बीच लोकसभा चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन पर मंथन के बाद एनडीए के नेताओं का आकलन सामने आया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले झटके को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम शिंदे ने लोकसभा चुनाव में कम मतदान के लिए कई वफादार मतदाताओं का मतदान के दौरान छुट्टियों पर जाने को जिम्मेदार ठहराया है। महायुति की संयुक्त रैली में बोलते हुए सीएम शिंदे ने कहा, हमारे मतदाताओं को लगा कि हम आराम से 400 से अधिक सीटें जीत जाएंगे, इसीलिए वे छुट्टियां मनाने चले गए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मतदाताओं की इसी आत्मविश्वास को विपक्ष ने पकड़ लिया और वे अपने मतदाताओं को एकजुट करने में सफल रहे। आणि म्हणून एकजूट ही महायुतीची जी आहे ती मजबूतीने आपण पुढे किया। 24/7 हे सर्कल चालू आहे। आता कधी तुम्ही मला रात्री 2, 3, 4 वाजता पण काम करताना पाहू शकता। काम चालू आहे, काम सुरू आहे आणि लोकांनी देखील मान्य केलंय ते हे सरकार काम करणार आहे आणि प्रधानमंत्री महोदयांनी पण त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलेलं आहे। हे आपल्यासाठी मोठी बाब आहे, अभिमानाची, आनंदाची आहे। हे सरकार लोकांचं आहे। मी नेहमी काय सांगतो, हे सर्वसामान्यांचं सरकार आहे, गोर गरिबांचं आहे, शेतकऱ्यांचं आहे, कष्टकऱ्यांचं आहे, माझ्या माता भगिनींचं आहे, माझ्या बांधवांचं, युवकांचं आहे, ज्येष्ठांचं आहे, सगळ्यांचं, वारकऱ्यांचं आहे। आणि हे सरकार जसं आपण सर्वसामान्यांचं म्हणतो तसंच गेले 2 वर्ष जर आपण पाहिलं तर आमच्या कॅबिनेटमध्ये एकही असा कुठलाही निर्णय वैयक्तिक लाभाचा आम्ही घेतला नाही। एकही निर्णय, जे निर्णय घेतले सुरुवातीला तर मी आणि देवेंद्रजी दोघंच होतो, शपथ घेतली आणि कॅबिनेट घ्यायची असते, कोई निर्णय तुम्ही बघा शेतकऱ्यांसाठीच आम्ही पहिला। वहीं संयुक्त रैली में बोलते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम शिंदे की बात पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि एनडीए नेताओं ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान विपक्ष की ओर से फैलाई गई झूठ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और उसे काउंटर करने का प्रयास नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मी जसं सांगितलं की आपली लढाई ही तिकडच्या 3 पक्षांशी नव्हती, आपली खरी लढाई चौथ्या पक्षाची होती। तो चौथा पक्ष होता फेक नरेटिव्ह, रोज खोटं बोल पण रेटून बोल, आणि त्या खोटं बोल पण रेटून बोल अशा ज्या काही त्यांच्या पद्धती होत्या त्याच्यामुळे निश्चितपणे काही ना काही परिणाम हा मतदारावर झाला आणि त्याचाच फटका आपल्याला पडला। पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, सत्य जे असतं ते चिरकाळ जिवंत राहतं, असत्य जे असतं त्याचा मृत्यू लवकर, त्याचं जीवन काही फार मोठं नसतं। असत्याच्या आधारावर एक निवडणूक जिंकता येते, पण दुसरी निवडणूक त्याच्या भरोशावर जिंकता येत नाही। त्याच्यामुळे
आता यांच्या असत्याचं जीवन संपलेलं आहे. अर्थात फडणवीस ने एनडीए सहयोगियों के खिलाफ बयान देने वाले कुछ पार्टी नेताओं पर भी तंज कसते हुए कहा, त्यांना एक चटक देखील लागली आहे खोटं बोलायची. म्हणजे घरी आपल्या नवरा बायकोशी जरी हे खरं बोलत असतील का, मला आता थोडी शंका वाटते. सकाळपासून रात्रीपर्यंत खोटंच बोलतात, त्यामुळे नवीन काहीतरी खोटं बोलतील. त्याला काय पाहिजे तो मुकाबला यावेळी करू. यावेळी गाफील राहायचं नाही आहे. जशास तसं उत्तर आपल्याला द्यायचं आहे. आणि हे सगळं करत असताना मी एक गोष्ट निश्चितपणे सांगतो, अजितदादांनी जे सांगितलं, आपण पॉझिटिव्हली आपल्या योजना जर लोकांपर्यंत घेऊन गेलो तर आपल्याला कोणीच पराजित करू शकत नाही. फक्त आपल्या योजनांचा इको तयार झाला पाहिजे. सगळ्यांनी एका मुखाने बोललं पाहिजे. आणि त्यांची तुम्ही बघा स्ट्रॅटेजी काय आहे. तुम्ही आपली बहीण माझी लाडकी सांगाल आणि त्याच्यामध्ये किती फायदा सांगाल आणि सकाळी 9 वाजता येऊन ते काहीतरी वेडवाकडं बोलून जातील. पण दिवसभर त्या वेड्यावाकड्यावरच आपली माध्यमही चालतील आणि आपणही त्याला उत्तर देत राहू. वहीं महायुति की रैली में महाराष्ट्र में गठबंधन के अहम साथी और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, लोकसभा चुनाव में हमें महाराष्ट्र में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले. हमें अपेक्षा से काफी कम रिजल्ट मिला, लेकिन बाकी राज्यों में एनडीए के घटक दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया. नतीजतन नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने. उन्होंने महाराष्ट्र में महायुति के प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा, 3 गॅस सिलेंडर वर्षाला द्यायचे ही सक्सेस होऊ नये याकरता ते प्रयत्न करतील. नकारात्मक त्या ठिकाणी बोलतील, त्याच्यामध्ये चुनावी जुमला म्हणून सांगतील. असं काही जे काही त्यांना वाटेल ते बोलण्याचा प्रयत्न करतील. परंतु आपण सकारात्मकच बोलायचं, विकासाचंच बोलायचं. आज केंद्राचा पण अर्थसंकल्प लवकरच ह्याच महिन्यामध्ये त्या ठिकाणी अर्थमंत्री केंद्रीय निर्मला सीतारामन मांडणार आहेत. तोही अर्थसंकल्प सगळ्या देशातला तिकडे लक्ष आहे. चांगला अर्थसंकल्प येईल. मला पियुष गोयल साहेब इथे आहेत. मला पियुष गोयल साहेबांना विनंती करायची, काही करून त्या कांदा निर्यात बंदी काही करू नका. त्या कांद्याने अक्षरशः अनेकांना रडवलं. त्या कांद्यामुळं आपल्या नाशिक जिल्हा असेल, नगर जिल्हा असेल, पुणे जिल्हा असेल, माझा सोलापूर जिल्हा असेल, अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्या एकंदरीत निर्यात बंदी केली. त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम झाला आणि त्याची जबरदस्त किंमत ही त्या ठिकाणी मोजावी लागली. आम्ही आता केंद्राच्या अखत्यारीमध्ये आम्ही पण दिल्लीमध्ये गेल्यानंतर वरिष्ठांशी, अमित भाईंशी असेल किंवा नरेंद्र मोदी साहेबांची असेल, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आगे कहा, तिथं बोलण्याचं काम करणारच आहोत. परंतु तुमच्या माझ्या महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या भल्याचे जे जे निर्णय आपल्या हातामध्ये असतील, मुख्यमंत्र्यांच्या महायुतीच्या सरकारमध्ये असतील, तो घेण्याचा प्रयत्न आम्ही तर करतोय. दुधाला पण आपण 5 रुपये वाढवले. आता पावडर दुधाची एक्सपोर्ट करायला देखील कालच्याच कॅबिनेटमध्ये मान्यता दिलेली आहे, जेणेकरून पावडरचे साठे, दुधाच्या पावडरचे साठलेले ते बाहेर जावेत आणि त्याच्यातनं दुधाचा दर चांगला व्हावा. याही बाबतीमध्ये पियुष गोयल साहेब तुम्ही आहेत, प्रतापराव इथं आहेत. माझी आपल्याला दोघांना केंद्रीय मंत्री आणि स्वतंत्र कारभारी यांना त्यांनी विनंती आहे की दुधाची पावडर पण आयात करू नका. मधून अशा काही बातम्या दिल्या जातात आणि सोशल मीडियावर. दरअसल लोकसभा चुनाव में 48 सदस्य भेजने वाले राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को केवल 17 सीटों पर सिमटना पड़ा. एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली. शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीत सकी. एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 1 सीट जीत सकी. वहीं राष्ट्रीय समाज पक्ष ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और उसका खाता नहीं खुल सका. जबकि कांग्रेस शरद पवार गुट वाली एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट की महाविकास अघाड़ी ने 30 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की. पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम इस वक्त भारी बाढ़ का दंश झेल रहा है. हालात ये हैं कि बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है. नदियों के उफान पर आने के चलते लोगों को अपने घर तक छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है.
बाढ़ के चलते 58 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 30 जिलों के 24 लाख लोग प्रभावित हैं। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के लाख प्रयास भी प्रभावितों के लिए कम पड़ते जा रहे हैं। देखिए एएनबी न्यूज की खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य असम इस वक्त सबसे बड़ी बाढ़ का सामना कर रहा है। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचा दी है। राज्य के सभी 29 जिलों में बाढ़ से हुई तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। राज्य की सभी नदियां उफान पर हैं, सैकड़ों बाइकें बह गई हैं, लाखों घर ढह गए हैं तो कई लोगों की जान चली गई है। इस बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क में भी तबाही मचाई है, जिसके चलते कई बेजुबान जानवर भी बाढ़ के काल में समा गए हैं। जानकारी के मुताबिक असम में लगभग 53,000 लोगों ने राहत शिविरों में शरण ले रखी है। इस ये बरपड़ पूर्व क्षेत्र में आता है, सबसे पूर्व क्षेत्र है ये। इस इलाके संगा समष्टि का रोमरी पत्थर गाँव का ये बताए ये मेरा घर था। 1 महीने में इरोशन के कारण मेरा घर टूट गया है। अभी मैं दूसरी आदमी के घर में रह रहा हूँ। मेरे अभी कोई घर नहीं। मेरे फैमिली में मेरी 2 बेटियाँ हैं, माँ है, फैमिली है। दूसरी के घर में अभी उसमें भी बहुत पानी है, इतनी से पानी है। हम उस ईश्वर को अभी एक शिविर में आ रहे हैं रिलीफ के लिए। हाँ, ये थे करीबन 100 फैमिली होगा। 1 महीने 2 महीने के अंदर ये इरोशन के कारण उसे घर टूट गया है। वो अभी दूसरी जगह में कोई रिलीफ कैंप या कोई दूसरी जगह में रह ठहरा। हाँ, इरोशन और फ्लड के कारण ये यहाँ पर एक बड़ा बाज़ार था, उस मंगलवार बाज़ार कहता था। ये 2 साल में ही वो कम से कम 50 घर में लोगों का घर था। ये सब के कारण अभी भी टूट गया है और इरोशन बहुत ज़्यादा है। हमारा ये संदेह है कि सस्पेक्ट है कि अगले 2-3 सालों में गाँव नहीं रहेगा, ऐसा लग रहा है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तुरंत इस इलाके को बचाइए, सॉल्यूशन कीजिए, लोगों को बचाइए। अच्छा, देखिए हर साल पानी आता है तो थोड़ा धीरे धीरे आता है। यही साल में ये सब तूफान जैसे आता है ऐसे आ गया। एक दिन में माने कमर जैसे बुक तक पानी हो गया। और पानी का तकलीफ यही है, बहुत आदमी का बहुत सामान तो पानी में चला गया। पानी एक दिन में इतना पानी आ गया तो आदमी लोग को कोई माने धंधा ही नहीं है जब पानी इतना हो जाएगा। बहुत आदमी का बहुत सामान खराब हो गया, एक दिन में इतना पानी हो गया। और यहाँ पर 4 दिन से हम लोग पानी में पड़ा हुआ है। हाँ, सब मथौरी में सब अपना तिरपल टंगा के झुपड़ी बना लिया, झुपड़ी में बैठा हुआ है। जैसे इतना गर्मी में आदमी लोग रहने नहीं सकता है तो क्या करेगा, खाना पीने का तो करना पड़ेगा, आदमी लोग रहना पड़ेगा। और पीने का पानी का तो जो पब्लिक हेल्थ है, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से एक ट्यूबवेल इसमें गाड़ दिया है। यहाँ से आदमी लोग नहाते हैं। देखिए और लोग नहा रहे हैं, यहाँ से पानी लेके हम लोग पी रहे हैं। और जो कल में हम लोग का चावल एक आदमी का 1 केजी 250 ग्राम दिया है, चावल डाल दिया है 200 ग्राम। यही हम लोग मिला है हम लोग का। असम में बाढ़ के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरे केंद्र की नजरें टिकी हुई हैं। गृह मंत्री ने राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा से बात कर राहत कार्यों का जायजा लिया है। वहीं असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी बचाव अभियान में लगा हुआ है। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ संयुक्त रूप से युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, भारी बारिश की वजह से असम में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मैंने असम के सीएम हेमंत बिस्वा से मौजूदा स्थिति के बारे में बात की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, राहत प्रदान कर रहे हैं और पीड़ितों को बचा रहे हैं। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत मिले हैं और जलस्तर घट रहा है। जन सुरक्षा के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यापक जलभराव के कारण बिजली आपूर्ति काट दी गई है। अभी असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और
पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हूँ जितना हो सकता है सबको मदद करने का। बाढ़ के साथ साथ जैसे डिब्रूगढ़ में हमने जो स्थिति देखी है बिजली विभाग की, सर बिजली विभाग के पास मेन पावर की बहुत ज्यादा कमी है और उनके पास आधुनिकरण जो उपकरण होते हैं आधुनिक, वो उपकरण भी नहीं है। एक पुरानी स्टाइल में पूरी बिजली विभाग चल रही है। मतलब इसमें बिजली विभाग का क्या है? क्योंकि 6 दिन से डिब्रूगढ़ में बिजली कट गई। ये तो बिजली कटवा के रखा गया है, जिन लोगों का जान माल का नहीं, जो सर्विस मिलनी चाहिए जैसे रीस्टोर के लिए, वो नहीं मिल रही। वो ऐसा बात नहीं है। आप बोले तो 2 मिनट में रेस्टोर हो जाता है, वो तो स्विच से हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रेस्टोर होने के बाद पानी और विद्युत एक साथ नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो लोग काट के रखा है। सर इसमें कोई रेस्टोरेशन तो एक स्विच में हो जाता है, उसका रेस्टोरेशन मैन पावर क्या लाइन इसमें वो सब बात नहीं है। अभी भी हम लोग यही चर्चा किया। लोग अगर बोलते हैं कि भाई विद्युत लाइए तो जान जाने से भी हमारा। असम में बाढ़ के हालात पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चिंता जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया की पोस्ट पर लिखा, असम में बाढ़ की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है। मैं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से बचाव और पुनर्वास कार्यों में मदद करने की अपील करता हूं। केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि वे प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करें। उधर बाढ़ की समस्या से जूझ रहे असम में विपक्ष को बीजेपी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, बीजेपी सरकार जल संसाधन विभाग का इस्तेमाल एटीएम की तरह कर रही है। उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों पर विभाग से पैसे निकालने और लोगों की परेशानी का फायदा उठाने के लिए सौदेबाजी करने का आरोप भी लगाया। सर अभी जो बाढ़ की परिस्थिति है उसको लेके क्या करना चाहेंगे? किस तरह से राज्य सरकार जो है अपना अभियान चला रही है बाढ़ के लिए? मैंने इससे पहले भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर भाषण देते हुए कहा कि बहुत ही चिंतनीय का विषय है, बहुत ही चिंतित हूँ और मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी और तत्पर होना चाहिए। मैं अवगत हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री के साथ फ़ोन पर बातचीत की, लेकिन मुझे चिंता है कि क्या मुख्यमंत्री स्वयं वास्तविक जो सच्चाई है जानते हैं कि नहीं, क्योंकि भाजपा सरकार के ये जो जल शक्ति विभाग जो है पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि ये बार बार उन कॉन्ट्रैक्टर को एम्बैंकमेंट का प्रोजेक्ट दे रही है जो कॉन्ट्रैक्टर्स टूटे हुए एम्बैंकमेंट बनाते हैं या एम्बैंकमेंट बनाते हुए अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन उसके पश्चात भी वही कॉन्ट्रैक्टर को बार बार काम मिलता है। तो कहीं ना कहीं असम में बीजेपी सरकार ये जल शक्ति मंत्रालय को, ये फ्लड प्रोटेक्शन स्कीम्स को एक एटीएम के तरह व्यवहार करता है। ये वास्तविक में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं चाहते, परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहते, स्थिर एम्बैंकमेंट नहीं चाहते। ये ऐसे सब स्टैंडर्ड काम करके यहाँ इस विभाग से और पैसा कैसे उठा सके, इस प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय असम के अंदर काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने अपने भाषण में दिल्ली में कहा कि केंद्र से जल शक्ति मंत्री स्वयं आके देखे कि कितना पैसों का लूट आज असम में ये बाढ़ के समय एम्बैंकमेंट के द्वारा हो रहा है। लगातार जो है जो बाढ़ की परिस्थिति है उसको लेके यहाँ जो है असम वासी मांग कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, लेकिन देखा जा रहा है कि जो राजनीतिक स्तर पे जो है इसको एक मुद्दा बनाते हुए जो है एक खेल खेला जा रहा है। इसमें कुछ करना चाहिए। इस संदर्भ में हमेशा हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने ये बात उठाई, चाहे वो प्रद्युत बोडलोई हो, चाहे पिछले सत्र में अब्दुल खालिक जी हो। और ये असम का मुद्दा, विशेष रूप से बाढ़ का मुद्दा, आप अभी भी देखेंगे कि आने वाले सत्र में कांग्रेस के सांसद ही उठाएंगे, चाहे वो रकीबुल हुसैन हो या प्रद्युत बोडलोई हो या मैं हो। दरअसल असम राज्य से 120 से ज्यादा नदियां बहती हैं, जिनमें से कई अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में अत्यधिक वर्षा वाले हॉटस्पॉट की पहाड़ियों और पहाड़ों से निकलती हैं। राज्य की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र भी उफान पर है। ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में बारपेटा जिले का रौमारी पाथर गांव पूरी तरह से डूब गया है।
उफनती और उग्र ये नदियां घरों और खेतों में घुस जाती हैं और अपने पीछे निराशा का निशान छोड़ जाती हैं। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। और अब बात कश्मीर पर आतंकवाद के खिलाफ अभियान की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चनीगांव गांव और मोदरगम में दोहरी मुठभेड़ में 8 आतंकियों को मार गिराया गया है। चनीगांव में 4 आतंकी मारे गए, वहीं मोदरगाम में 2 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया है। इस कार्रवाई में भारतीय सेना के भी 2 जवान लांस नायक प्रदीप कुमार और प्रवीण जंजाल प्रभाकर शहीद हो गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर के इस इलाके में शनिवार देर शाम शुरू हुआ यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। यहाँ अभी भी आतंकियों के छिपे होने की जानकारी सामने आ रही है। दोनों ही जगहों पर सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद ही आतंक रोधी अभियान शुरू किया गया। दोनों ही जगहों पर घेराबंदी के साथ तलाशी अभियान शुरू हुआ तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फिर ये मुठभेड़ में बदल गए। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक पीके बिर्दी ने कहा कि अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कुछ आतंकियों के शव देखे गए हैं, लेकिन मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। मुठभेड़ स्थल जिले के अंदरूनी इलाकों में है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल आतंकवादियों की आवाजाही पर नजर रख रहे हैं। कुलगाम में आज 2 जगह सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी और दोनों जगह ही उसका कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। जैसे कॉर्डन सर्च हुआ तो उसमें अंदर से फायर आया तो दोनों जगह जो है ऑपरेशंस जो है स्टार्ट हो गया। तो 2 जगह है, एक मडरगाम कुलगाम है और दूसरा चीनीगाम फ्रिसल वो है और दोनों जगह अभी ऑपरेशन जारी है। तो अभी बाकी तफसीलात जो हैं अभी कंक्लूड होने पे ही आपसे शेयर की जा सकती है। थोड़ा सा बॉडी साइटिंग हो रही है बट इट कुड बी अप्रोप्रिएट व्हेन इट कंक्लूड्स, so we could share those details with you afterwards. So we had a critical injuries at both places, and we have fatality on our side, but operation is still continuing. देखिए ये दोनों जो जगह हैं जहाँ मेन आर्टरीज हैं उससे अंदर काफी अंदर है, 30 किलोमीटर्स और इनसाइड है। तो बट सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं अपना काम जो है बखूबी निभा रही हैं और इस टाइप की जो गतिविधियां हैं उन पे हमेशा नजर रहती है और ये उसी का एक नतीजा है कि इस टाइप के ऑपरेशंस हो रहे हैं। जम्मू में वर्तमान सुरक्षा स्थिति के बारे में डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि आतंकवादी हमले का आयोजन करने और आतंकवाद को बनाए रखने के लिए एक सहायता प्रणाली बनाने के बीच अंतर है। यदि आप जम्मू प्रांत में हाल ही में आतंक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि समर्थन प्रणाली, क्योंकि आतंकवाद अब अस्तित्व में नहीं है और लोग स्वयं आतंकवादियों के नापाक मंसूबों के खिलाफ लड़ रहे हैं। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़ कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे। सूचना है कि इस इलाके में और 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं। भारतीय सेना के जवान लगातार आतंकियों का पता लगाने में लगे हुए हैं। साथ ही अभियान के तहत पूरे इलाके की कड़ी घेराबंदी की गई है और आम नागरिकों को वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई है। और बात महिला क्रिकेट की। श्रीलंका की मेजबानी में होने जा रहे महिला एशिया कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में खेलती नजर आएगी। वहीं स्मृति मंधाना को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय महिला टीम की शुरुआत 19 जुलाई को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। महिला क्रिकेट टीम का शेड्यूल। महिला एशिया कप 2024 के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। वहीं टूर्नामेंट की बात करें तो भारत को टूर्नामेंट के ग्रुप ए में रखा गया है, जिसमें चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, यूएई और नेपाल शामिल है।
भारत अपना पहला मैच 19 जुलाई को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम 21 जुलाई को यूएई से भिड़ेगी और उसके बाद टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में 23 जुलाई को नेपाल से भिड़ेगी। डिफेंडिंग चैंपियन है भारतीय टीम। भारत गत विजेता है और उसने रिकॉर्ड 7 बार प्रतियोगिता जीती है। ये टूर्नामेंट इस साल के अंत में 3 अक्टूबर से बांग्लादेश में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल के रूप में काम करेगा। 2022 में हुए पिछले संस्करण में भारतीय महिलाओं ने ही ट्रॉफी जीती थी। भारत टूर्नामेंट की सबसे प्रभावशाली टीम है। 2018 में बांग्लादेश एकमात्र अन्य विजेता रहा है। टीम में स्टार महिला खिलाड़ी शामिल। 19 जुलाई से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम में हरमनप्रीत कौर, कप्तान स्मृति मंधाना, उप कप्तान शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, जिम्मा रोड्रिक्स, ऋचा घोष जैसी स्टार महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। वहीं मुख्य टीम की 15 खिलाड़ियों के अलावा श्वेता सहरावत, साइका इशाका, तनुजा कंवर और मेघना सिंह को रिजर्व खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किया गया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने फिर की बड़ी भविष्यवाणी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का किया दावा। अब जय शाह ने फिर बड़ी भविष्यवाणी की है। जय शाह ने कहा कि भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में अगले साल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीतेगी। शाह के बयान से ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ही भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स के प्रारूप वाला टूर्नामेंट है। रोहित ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया है, लेकिन बाकी 2 फॉर्मेट में वो ही अभी कप्तान हैं। जय शाह ने एक वीडियो संदेश में कहा, टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। इस जीत को मैं कोच राहुल द्रविड़, कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। बीते 1 साल में ये हमारा तीसरा फाइनल था। जून 2023 में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हारे। नवंबर 2023 में 10 जीत के बाद हम दिल जीते, लेकिन कप नहीं जीत पाए। टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। इस जीत को मैं कोच राहुल द्रविड़, कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को डेडिकेट करना चाहता हूँ। बीते 1 साल में ये हमारा तीसरा फाइनल था। जून 23 में हम WTC फाइनल में हारे। नवंबर 23 में 10 जीत के बाद हमने दिल जीते, लेकिन कप नहीं जीत पाए। मैंने राजकोट में बोला था कि जून 24 में हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे और भारत का झंडा गाड़ेंगे, और हमारे कप्तान ने झंडा गाड़ दिया। इस जीत में आखिरी 5 ओवर का बहुत बड़ा योगदान था। इस योगदान के लिए मैं सूर्य कुमार यादव, बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस जीत के बाद अगला पड़ाव है WTC फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी। मेरे को पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम इस दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारतीय पुरुष टीम ने बारबाडोस में अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या महिला टीम भी श्रीलंका की मेजबानी में होने जा रहे महिला एशिया कप 2024 में अपनी जीत का डंका बजा पाएगी। इसके अलावा बात करें पुरुष टीम की, तो अब रोहित शर्मा का पहला लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपनी टीम को खिताबी जीत दिलाने पर होगा। फिर वह जून 2025 में लॉर्ड्स में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को भी जीतना चाहेंगे। हालांकि WTC फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में दमदार खेल दिखाना होगा। स्पेशल डेस्क NV न्यूज। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।